कोई रोटी चावल सालन कोई चीज़ नहीं खाएंगे। और जब अगर हम फास्ट फूड की बात करते हैं तो हम उसको एज ट्रीट भी यूज़ कर रहे होते हैं। हम जब खुश होते हैं हमारे हार्मोन्स भी वही रिलीज हो रहे होते हैं और हम जब लेते हैं जी एक बर्गर, फ्राइज और ड्रिंक। बर्गर, फ्राइज और ड्रिंक कम अज़ कम भी अगर हम लें तो 1000 कैलोरीज पे जाता है। जो बाहर से हम पिज़्ज़ाज देते हैं मैक्सिमम जो डोज होती हैं वो 3-3, 4-4 दिन पुरानी बनी हुई पड़ी डोज होती हैं। तो वो डो कितने दिन पुरानी है, उसके अंदर कितने सारे बैक्टीरियाज प्रोड्यूस हो चुके हैं हमें कोई पता नहीं। क्या वो बर्तन भी साफ हैं या नहीं हमें ये भी नहीं पता जिनमें पिज़्ज़ा बने। सो डू इट एट होम, घर पे बना लें पिज़्ज़ा। अगर आपको खुद नहीं रिसर्च करनी आती आप उसको देख लीजिए, लेकिन रिसर्च किए बगैर बच्चे को कुछ ना दें। कैसे आप सब लोग ठीक हैं? आप लोगों की यूनिवर्सिटीज ठीक जा रही हैं? सही। तो काम भी करते हैं साथ आप लोग या सिर्फ पढ़ते हैं? सिर्फ पढ़ते हैं? काम भी करते हैं। ज़बरदस्त, आप भी करती हैं। आप लोग बाकी पढ़ते ही हो। चलो दैट्स अमेजिंग कि आप सब लोग जो है वो एक एक्टिव लाइफस्टाइल। यूनिवर्सिटी जाना भी एक काम है और यूनिवर्सिटी जाके जब आप जो काम करते हैं वो बड़ा एक एफर्टफुल काम है। मैं उसको एफर्टलेस कभी भी नहीं कहती। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आप लोगों से तो आपकी टाइमिंग्स जो होंगी यूनिवर्सिटी से वो 8 to 5 के अराउंड होंगी। जब आप लोग घर से जाते होंगे आप लोगों में से कितने लोग हैं जो नाश्ता करके जाते हैं? ओके, ऑलमोस्ट 50% करके जाते हैं, 50% नहीं करके जाते। हेल्दी ब्रेकफास्ट कौन करके जाते हैं और कौन इसलिए जाते हैं कि यूनिवर्सिटी जाके दोस्तों के साथ ही नाश्ता कर लिया जाएगा और एक अच्छा ऑप्शन, ज़बरदस्त, एक अच्छा ऑप्शन जो है हम उसको अवेल कर सकते हैं जाके। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हेल्दी ऑप्शन ब्रेकफास्ट का है क्या। और अगर हम बात कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन आपकी स्टेज में, आपकी एज में, आपकी लाइफ में कितना रोल प्ले करती है और आप लोगों के लिए कैसे जो है वो हम उसको कह सकते हैं कि जी ज़रूरी है। न्यूट्रिशन होता क्या है सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ। जो कुछ भी आप खाते हैं, पीते हैं, अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और अपनी डेली बेसिस के कामों में उसको यूज़ करते हैं वो न्यूट्रिशन है। ठीक है, आप लोगों में से कोई न्यूट्रिशन का स्टूडेंट है? ठीक, आप न्यूट्रिशन की स्टूडेंट है। ओके 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 ओके, दैट्स ग्रेट, सो गुड टू हैव यू हियर। अच्छा, आप लोगों ने न्यूट्रिशन का हमेशा ये वर्ड सुना होगा कि न्यूट्रिशन अपनी अच्छी रखो। और जब आप किसी को बोलते सुनते होगे और उसने कह दिया कि जी आपने फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, आपने रोटी चावल जो है वो कम कर दें, अपने जो है वो कैलोरी काउंट को नॉर्मल कर लें तो आप हेल्दी हैं, आपकी न्यूट्रिशन पूरी है। तो फिर हम सब इन प्रॉब्लम से क्यों गुजर रहे हैं? हमारे फेस पे एक्नीज क्यों हैं? हमारे बाल क्यों गिरते हैं? हम बहुत ज़्यादा थक क्यों जाते हैं? इतनी जल्दी हम टायर्ड क्यों होते हैं? इसके रीज़न कुछ तो होगा ना, उसके बिहाइंड द सीन्स कुछ होंगे जो हाँ हम मिस कर रहे हैं, जो हम लैक कर रहे हैं। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों को क्या लगता है कि सबसे बड़ी रीज़न क्या हो सकती है, वो क्या है? क्या रीज़न है? कोई बता सकता है मुझे? सॉरी, जंक फूड, वेरी गुड पॉइंट। और कोई? बैलेंस डाइट नहीं है, वेरी गुड। और कोई? चीज़ें खालिस नहीं है, ज़बरदस्त, इंसान भी नहीं है यार। अच्छा, और कोई? प्रॉपर डाइट लेना लेकिन उसको प्रॉपर टाइम पे ना लेना। प्रॉपर टाइम पे ना लेना, वेरी गुड पॉइंट। और कोई? अच्छा, आई गेस आप लोगों ने बड़े अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं और बताया है। हम अपनी अगर देखें डेली बेसिस की प्रैक्टिसेस में, जब हम खुश होते हैं तो हम खाना खाते हैं, हम उदास होते हैं तो हम खाना खाते हैं, हम किसी से लड़ते हैं तो खाना खाते हैं, किसी से पार्टी लेते हैं तो खाना खाते हैं। खाने का हमारी लाइफ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और हम उस सब उसके लिए जो है ना बड़े एक्साइटेड होते हैं। आपने कभी किसी को ये सुना है आओ यार मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ, आज मैं तुम्हें सब्जी खिलाऊंगा? कभी ये सुना है कि आज जो है ना मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, आज मैं तुम्हें जो है ना फ्रूट सैलेड खिलाने लेके जाऊंगा? नहीं करते हम लोगों ने ये अपनी प्रैक्टिसेस ही नहीं बनाई हुई। सबसे ज़्यादा गलती ही, आप लोग तो खैर अभी उस स्टेज पे नहीं है, सबसे ज़्यादा गलती जो करते हैं वो माँ बाप इस जगह पे करते हैं कि अपने बच्चों को हम कहते हैं कि तुम अगर ये आज टिंडों की सब्जी खा लोगे ना तो मैं तुम्हें उसके बाद एक चॉकलेट की बार दूंगा।
अगर तुम ये करेले की सब्जी खा लोगे तो उसके बाद मैं तुम्हें ये कैंडीज दूंगी। क्यों भाई? टिंडे और करेलों में क्या मसला है कि आप उसके बाद उसको एक देंगे? ये तो सिंपल सी हम ये चीज़ हो गई कि हम उसको बच्चे को ब्राइब कर रहे हैं कि अगर तुम ये चीज़ खाओगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा। हम यानी रिश्वत दे रहे हैं बच्चे को कि अगर तुम ये खा रहे हो तो तुम्हें ये मिलेगा। अब अगर आप बड़े हो जाते हो और आप बड़े होकर ये सोचते हैं कि मुझे तो कोई अब ब्राइब करने वाला यानी कोई टिंडे खाने पे चॉकलेट देने के लिए नहीं है या कोई नहीं दे रहा तो मैं टिंडे क्यों खाऊं? वैसे आप सब लोग खाते हैं सब्जियां? मुझे आंसर्स जो है ना वो हाथों की फॉर्म में चाहिए ताकि मुझे जो है ना वो देखने में आसानी हो। या तो इतना लाउड हो कि मेरे कान सुने या मेरी आवाज़ से मैच करे आपकी आवाज़, नहीं तो हाथ आए ताकि मुझे समझ आ जाए। अच्छा, कौन कौन ऐसा है जो डेली बेसिस पे कम से कम एक मील में सब्जी ज़रूर लेता है? गोश्त कौन खाता है? चिकन, मटन, बीफ, कुछ भी। फास्ट फूड कौन खाता है? सॉफ्ट ड्रिंक्स कौन पीता है? जूसेस कौन पीता है? डब्बे वाले जो होते हैं डेली। डेली? ओके, डेली नहीं। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि डब्बे वाले जूस में और उस सॉफ्ट ड्रिंक में जो आप डेली कंज्यूम कर रहे हो उसमें उतनी चीनी है जो आपकी एक डेली अमाउंट में रिक्वायर्ड थी, यानी एक ग्लास में जो आपने वो पी है, कोई सी भी बोतल है, वो काली है, सफ़ेद है, ऑरेंज है, कोई भी बोतल है, वो आपने जब कंज्यूम की है तो वो आपकी वही चीज़ है। उसमें जो एक ग्लास में तकरीबन 8 से 9 चम्मच चीनी है, ठीक है? 8-9 चम्मच जो चीनी है वो आपने एक साथ अपने अंदर डाल ली है। जबकि अगर हम बात करें तो एक औरत की या एक लड़की की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 6 चम्मच है और एक मर्द की जो है वो 9 से 10 चम्मच है। तो 9 चम्मच चीनी आपने एक ही ग्लास में पी ली, बाकी सारा दिन आप भूखे रहने वाले हैं क्या? कोई रोटी, चावल, सालन, कोई चीज़ नहीं खाएंगे। और जब अगर हम फास्ट फूड की बात करते हैं तो हम उसको एज ट्रीट भी यूज़ कर रहे होते हैं। हम जब खुश होते हैं हमारे हार्मोन्स भी वही रिलीज़ हो रहे होते हैं और हम जब लेते हैं जी एक बर्गर, फ्राइज़ और ड्रिंक। बर्गर, फ्राइज़ और ड्रिंक कम से कम भी अगर हम लें तो 1000 कैलोरीज पे जाता है। आपकी डेली रिक्वायरमेंट लड़कियों में तकरीबन हम देखते हैं कि 1500 से 2000, 2500 तक जाती हैं और मर्दों में अगर हम देखें तो 2000 से 3000 के दरमियान जाती हैं। 1000 कैलोरी जो है वो आपने एक बर्गर, फ्राइज़ और उससे पी ली और उसके बाद अभी मीठे की क्रेविंग अलग से हो रही होती है। और मीठे की क्रेविंग भी हमारी जो है वो होती है या तो ब्राउनीज़ की, आइसक्रीम्स की। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है सुन के? सबके ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा खुद पे इमोशनल कंट्रोल कोई नहीं है, क्योंकि हमने जैसे ही नाम सुना हमारे ब्रेन ने हमें सिग्नल देना शुरू कर दिया कि ये चाहिए, ये ले। यार आप क्यों उदास हो गए हो? मैं नहीं मना करती, आप खा लेना। आपने अगर उसको मीठे को, फॉर एग्जाम्पल आपने मीठा खाना है, मीठा किस तरह से आप खा सकते हो और कौन सा मीठा खा सकते हो? मैं आज आपको एक ऐसा मीठा बनाना सिखाती हूँ जो आपने घर पर खुद भी बना सकते हो, आपकी मदर भी बना के दे सकती हैं और ख़ुद भी खाएं और अपने पेरेंट्स को भी खिलाएं। उस मीठे का कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि आप हेल्दियर लाइफ की तरफ वापस आएंगे। आप खजूर ले लीजिए, इंजीर ले लीजिए, उसके अंदर आपके जो भी आपके पसंदीदा नट्स हैं, सीड्स हैं, उनको ग्राइंड कर लें अच्छी तरह। खजूर और इंजीर के अंदर उसको मिक्स कर लें। अगर डाल सकें तो उसमें अलसी डाल लीजिए या उसके अंदर जो है खसखस आप डाल लीजिए और उसको मिक्स करके छोटे छोटे बॉल्स बना लें और रोज़ की एक पिन्नी जो है अगर वो आप खा लें तो मैं कहती हूँ कि आप बहुत हद तक अपनी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको मीट कर सकते हैं। क्योंकि कितने लोग होंगे जिन्होंने सीड साइकिलिंग का सुना होगा कि अगर आपके हार्मोन्स में कोई इशू चल रहे हैं तो आप सीड साइकिलिंग कर सकते हैं। क्या आप खाते भी हैं सीड्स? कभी किसी ने ये खाया है कि जी सनफ्लावर सीड्स मैं खा रहा हूँ, मैं अलसी खा रहा हूँ, मैं ये बीज शुरू कर रही हूँ? तो आई वांट कि आप डेली बेसिस पे एक पिन्नी इसको ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें अपनी डाइट में। इसके बाद अगर एक ड्रिंक की बात कर ली जाए जिसको मैं बताऊं कि अगर आप सर्दियों में इस्तेमाल करें तो आपकी यूनिवर्सिटी में आपको ना तो ठंड लगेगी बल्कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा ना। आपको पूरी सर्दियां बुखार नहीं होगा, ज़ुकाम नहीं होगा और आपकी जो लाइफ है वो बड़ी आसान हो जाएगी। 2 ड्रिंक्स शेयर करूंगी, एक दूध के साथ शेयर करूंगी और एक दूध के बगैर। जो लोग वज़न गेन करना चाहते हैं वो दूध वाली ड्रिंक बिल्कुल डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 गिलास दूध ले लीजिए, उसके अंदर 1 चम्मच अगर आपके पास वो हों क्रश हुए हुए हों
फूल मुखाने तो 1 चम्मच वो डाल लीजिए। अगर वैसे फूल मुखाने डाल रहे हैं तो 3 से 4 जो फूल मुखाने हैं आप उसको इकट्ठा डाल सकते हैं। दूध के अंदर फूल मुखानों को डालें, अगर ज़ाफ़रान डल जाए तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, वरना उसके अंदर एक खजूर को डाल लें। और अगर कोई कर सके तो 1 पिंच, सिर्फ 1 चुटकी हल्दी की डाल ले और उसको डेली बेसिस पे पिए। तो जिन लोगों के घुटनों में दर्द होता है इन सर्दियों में, आई गारंटी कि नहीं होगा। राइट मैम, ऐसे ही है। आप अगर उसको डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, घुटनों में नहीं दर्द होगा, आपकी हड्डियां स्ट्रांग होंगी। आप डेली बेसिस पे जो थकावट का हम शिकार हो जाते हैं, जिनमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों में आयरन की डेफिशिएंसी आ रही होती है, वो नहीं आती। दूसरी जो ड्रिंक मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसके अंदर 1 इंच अदरक डाल लें, थोड़ी सी हल्दी, और उसके अंदर दालचीनी की एक जो स्टिक है 1 इंच सिनेमन, वो डाल लें। उसको अच्छी तरह से बॉईल करें। अगर दालचीनी को आप बाद में ऐड करना चाहते हैं तो बाद में भी कर सकते हैं, यानी आपने अदरक को उबाल लिया, उतारने के बाद उसके अंदर हल्दी दालचीनी डालें, ऊपर से कवर कर दें और उसको डेली बेसिस पे अगर आप पीते हैं, आप अपना वज़न भी कम कर सकते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं, अपनी विटामिन सी की जो बॉडी में नीड है उसको मीट कर सकते हैं, और अगर लेमन सूट करता है तो उसको भी अगर डाल लेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। आप इसको इंजॉय करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको शायद लग रहा होगा इसका टेस्ट बिटर होगा, मज़ा नहीं आएगा। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, उसके बाद ये सोचिएगा कि पीनी है या नहीं पीनी। दैट वुड बी योर डिसीजन ऑफ कोर्स। मैं आप लोगों के साथ तो जा नहीं रही, जाके ये नहीं कहूँगी कि प्लीज़ हैव इट, आपकी मर्जी होगी टोटल। अब अगर हम बात करें, आपके घर में कोई बच्चे होंगे या अल्लाह खैर रखे, ऑलमोस्ट हम बात करें तो 5-7 साल बाद आप सब भी पेरेंट्स होंगे, ऑलमोस्ट 10 चले लगा लीजिए। अब लड़कों का इस बात पे मुंह बन रहा है कि 10 साल, अच्छा लड़कियां शायद फिर भी एक्सेप्टेबल हों कि ठीक है यार 10 साल बाद कर लेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप पेरेंट्स बनते हैं एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम उनको फूड इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, सबसे पहले तो यही नहीं समझ आ रही होती कि फ़ूड देना क्या है। और सबसे गलत चीज़ जो हम ये करते हैं वो हम ये करते हैं कि उनको गाय का दूध देना शुरू कर देते हैं। गाय के दूध की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कैसीन होता है बहुत ज़्यादा, और कैसीन एक ऐसा आप समझ लें न्यूट्रिएंट होता है जो गाय के बच्चे के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन आपके बच्चे के लिए बिल्कुल नुकसानदेह हो सकता है इन सम केसेस। क्या हो सकते हैं? अगर हम बात करें, गाय के बच्चे ने डे 1 पे ही उठ के खुद चलना है, फिरना है। आपके बच्चे ने कम से कम 1 साल तक चलना फिरना खुद नहीं है। ऐसे ही है कि चल सकता है? नहीं चल सकता। आपके बच्चे ने 1 साल तक तकरीबन चलना फिरना नहीं है, उसकी सिर्फ जो विजुअल है, यानी उसका जो दिमाग है, उसकी आंखें हैं, उसके जो काम हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए, और वो उन्हीं को ही ज़्यादा यूज़ कर रहा होगा। तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मदर फीड। मदर फीड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप उस मदर को एटलीस्ट मेंटल सुकून ज़रूर दें। ये मैं आप लोगों की तरफ देख के ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि ये आप लोगों पे डिपेंड कर रहा होगा कि एटलीस्ट अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, भाभी, कोई भी रिलेशन जो है आपकी लाइफ में, उसको ज़रूर सुकून दें, ताकि सुकून अगर उसकी ज़िंदगी में है तो उसकी लाइफ वैसे ही बहुत हद तक सॉर्टेड हो जाती है। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल मदर फीड नहीं है ड्यू टू सम रीजंस, तो आप उसको फार्मूला मिल्क इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, और 6 महीने सिवाय दूध के उसको कोई चीज़ आपने इंट्रोड्यूस नहीं करानी, ना ही शहद, ना ही कोई मीठी चीज़ कि जी ये तो ऐसे कर रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। कोई चीज़ जो है आपने बच्चे को, कुछ भी होता है, आप उसको मेडिकेशन ज़रूर दे सकते हैं अपने डॉक्टर से पूछ के। उसका एक डॉक्टर डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद उसी से ही पूछें और आप उसको दे सकते हैं। अदरवाइज़ कोई चीज़ सिवाय दूध के 6 महीनों तक आपने बच्चे को नहीं देनी। फॉर श्योर ये बात डिसाइडेड है कि नहीं देनी। 6 महीने बाद आप अपने बच्चे में इंट्रोड्यूस करा सकते हो। जब आपने इंट्रोडक्शन फूड का देना है तो एक फूड एक टाइम पे देना है, मिक्सचर नहीं देना। जैसे हम फ्रूट चाट खा लेते हैं, बच्चे को नहीं देनी। बच्चे को क्या देना है? सिर्फ आलू दे दीजिए, और आलू बॉईल करके मैश करके दे सकते हैं, बनाना दे सकते हैं। उसके अलावा आप बच्चे को
8 महीने के बाद छोटे छोटे चिकन के पीसेस बॉईल करके दे सकते हैं। मिर्चें मसाले डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको वो नहीं चाहिए। और अगर आप बच्चे को इन फूड से इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे तो आपका बच्चा सारी ज़िंदगी वो फूड फ्रूट नहीं खाएगा। कोई फ्रूट आपने देना है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल आपने देना है और आपका बच्चा 7 महीने का है, 8 महीने का है, आप उसको चबा के वो नहीं खा सकता बेचारा। क्या करें, अपने बच्चे को वो सेब डबल बॉयलर मेथड पे या तो बॉईल करके दे सकते हैं उसको। डबल बॉयलर से मेरा मतलब ये है, एक नीचे पैन होगा, उसमें पानी होगा, ऊपर वाले पैन के अंदर आप सेब को ऊपर से बंद कर दें, स्टीम करके उसको थोड़ा सा वो नरम हो जाए, उसको पील ऑफ करके जो अंदर उसका गुदा है उसको मैश करके बना लें और उस बच्चे को डेली बेसिस पे आप खिला सकते हैं। लेकिन कितना खिलाना है, मैक्सिमम 2 चम्मच। एक से शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता क्वांटिटी बढ़ाएंगे। डे 1 पे ही पूरा सेब वो नहीं खा सकता, सॉरी टू से, नहीं खिलाना उसको। उसके बाद 1 साल के बाद तक आप बच्चे को वो फूड्स देने शुरू करें जो उसकी बॉडी में एनर्जी को बिल्टअप करें। और मैं ये कहूँगी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स ना खुद पिया करें और ना ही बच्चों को दिया करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है कि इस बच्चे को चलो टेस्ट तो कराओ, इसको टेस्ट तो पता हो, चॉकलेट टेस्ट करा रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स टेस्ट करा रहे हैं, ये आप बच्चे के साथ अच्छा नहीं कर रहे, बच्चे के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। ये आपका उस बच्चे पे सारी ज़िंदगी का, समझ लें, सबसे बड़ा नुकसान है जो आपने उसको दे दिया। ऐसा मत करें। कोई फूड फ्रूट आपने जो भी इंट्रोड्यूस कराना है, और कुछ नहीं तो कम से कम गूगल कर लें, उसकी रिसर्च कर लें कि ये फ्रूट फूड इस बच्चे को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए इस एज में। ऑल्दो हम कोशिश करते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं, मेरे बहन भाई मेरे दोस्त जो हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत सारी वीडियोस इस रिलेटेड बनाएं और आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहें। और जिस प्लेटफॉर्म पे आज मैं खड़े होकर बात कर रही हूँ, इस जगह से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है और बहुत चीज़ें जो हैं वो पड़ी हुई हैं। अगर आपको खुद नहीं रिसर्च करनी आती, आप उसको देख लीजिए, लेकिन रिसर्च किए बगैर बच्चे को कुछ ना दें। अब मसला ये आता है, रिसर्च भी हो जाती है, इंफॉर्मेशन भी होती है, बच्चा खा नहीं रहा होता। रीज़न क्या आती है बच्चे के ना खाने की? ना खाने की बच्चे की रीज़न ये आती है, जो आपने खिलाते हुए उसको एक स्टांस या एक रिएक्शन दिया हुआ होता है, जैसे ओहो ये तो गर्म है। अब आपको पता है कि वो गर्म है, लेकिन ओहो उस बच्चे की सारी ज़िंदगी कि ये चीज़ तो ख़राब है, ये मैंने नहीं खानी। आप उसको ठीक करने की जितनी मर्जी कोशिश करें, वो रिपेयर नहीं हो सकती। हम वेयर एंड टेयर अपने मसल्स में कर सकते हैं, बच्चे के माइंड के साथ नहीं कर सकते। अब अगर आपने अपने बच्चे में एक बार गलत प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस कर दी हैं, फॉर एग्जांपल आपने डेली बेसिस पे बच्चे को फ्रोज़न नगेट्स पे लगा दिए, किसी भी कंपनी के, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहती, अब वो डेली बेसिस पे रिक्वायर करेगा कि मुझे वो नगेट्स दें। आर नगेट्स सेफ? यार मेरी आवाज़ आपको आ रही है? आपकी मुझे क्यों नहीं आ रही? आर नगेट्स सेफ? आप सब खाते? हाँ, दैट्स अ गुड आंसर कि हम सब खा रहे हैं लेकिन दे आर नॉट सेफ। हमें पता है कि सेफ नहीं है, हम फिर भी खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं फिर? दैट्स द क्वेश्चन ना यहाँ पे, कि अगर हमें पता है एक चीज़ सेफ नहीं है, हम इसलिए खा रहे हैं क्योंकि उसके टेस्ट बर्ड्स हम में डेवलप हुए हैं, हमें पता है कि ये एक चीज़ है खाने के लिए, हमने इसको खानी। खुद भी खा रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप लोग भी ये खाएं। लेकिन ये आपने उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ बना दी है, फ्रोज़न फूड्स हैं, फास्ट फूड्स हैं, जिनको कम अज़ कम कोशिश करें कि अपने बच्चे को 8 से 10 साल तक टेस्ट भी ना करने दें। ना, आई नो दैट्स डिफ़िकल्ट, लेकिन टेस्ट कैसे ना करने दें? आप भी ना खाएं, बच्चा भी नहीं खाएगा। 8 से 10 साल की उम्र तक बच्चे की हड्डियां बन रही, डेवलपमेंट हो रही है आपकी। अच्छा, अगर मैं आपको एक सिंपल अल्फाज में बात समझाऊं, दुनिया में आपको पता है सबसे ज़्यादा लोग मरते किस बीमारी से हैं? एनीवन? ऑप्शंस देती हूँ। कैंसर, यस नो में साथ साथ बताते जाए। कैंसर, डायबिटीज, ओबेसिटी। ओबेसिटी पे बड़े कम यस आए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं सबसे ज़्यादा दुनिया में मौत होती है ओबेसिटी से, यानी मोटापा।
मोटापा जो है वो सबसे ज़्यादा आपको, अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं मैं कर रही, किसी भी मुल्क में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूएस, कनाडा, इंग्लैंड, कहीं भी आप देख लें, ओबेसिटी रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं? हमारी डाइटरी प्रैक्टिसेस। आप लोगों में से कोई डेली बेसिस पे वॉक करता है? हाथ आएंगे या आवाज़ आएगी? 50-50 ऑलमोस्ट आंसर आया। कौन एक्सरसाइज करता है डेली बेसिस पे? सिर्फ एक हाथ आया हमारे पास एक्सरसाइज पे। तो अब आप खुद ये देख लें कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अगर आप हेल्दी खा भी लेते हो लेकिन उसने आपकी ब्लड स्ट्रीम में वो गया ही नहीं, उस हेल्दी चीज़ ने जाके अपना इफेक्ट ही नहीं दिखाया, उस हेल्दी चीज़ को खाने का फ़ायदा क्या हुआ? कोई फ़ायदा नहीं है उसका। 70% इज़ योर डाइट आपकी बॉडी के मेकअप के लिए एंड 30% इज़ ओनली एक्सरसाइज। लेकिन 30%, मैं आपको एग्जाम्पल ऐसे दे देती हूँ, आपका एग्ज़ाम हुआ है, 70% तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे आपकी डाइट पे, इफ़ इट्स गुड तो हम 50-60 कहीं स्कोर कर लेंगे, या 40 भी चलो कर लेते हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो जाओगे? नेक्स्ट क्लास में जा सकते हो? नहीं जा सकते, क्योंकि ऊपर वाला 30 तो हमने टच ही नहीं किया, हमने सिर्फ जो 70 था उसको टच किया। अब आप एग्जाम्पल ये देखो, डाइट 70 से हमने 40 मार्क्स ले लिए, एक्सरसाइज 30 से हमने 15 मार्क्स भी ले लिए, हम 55 पे चले गए, पास तो हो जाएंगे ना कुछ सस्टेन करके अगली क्लास में पहुंच जाएंगे। सेम इज़ द केस, अगर आप 40 और 15 लेके डाइट और एक्सरसाइज मिलाकर अपनी बॉडी को 55 करते हो, बीमारियों से तो बच सकते हो ना। बहुत अच्छा लाइफस्टाइल नहीं, बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं, तो एटलीस्ट बीमारियों से खुद को बचा सकते हो। अगर आप लोग सिर्फ ये कह दोगे ना कि हाँ बड़ा मज़े का सेशन था, मैं सेशन के एंड में क्वेश्चंस करती हूँ जो मैं बातें बताती हूँ, आपसे पूछूंगी, आपसे भी पूछूंगी, सबसे पूछूंगी कि मैंने क्या बताया, आपने क्या सीखा, हर चीज़ पूछ के जाऊंगी, क्योंकि मैं एफर्ट कर रही हूँ तो आप लोग भी करें ना सुनने की। अगर हमने ये बात की है कि बच्चे में गलत प्रैक्टिसेस हमने इंट्रोड्यूस कराई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम में अगर हो चुकी हैं, तो जो अगली नस्ल आ रही है उसमें वो ना जाने दें। डू यू अग्री? सो रहे हो, जाग रहे हो, जाग रहे हो, ओके। डू यू अग्री कि अगर हम में कुछ गलत आ गया है, कुछ तो मसला है हम में, जो हम एटलीस्ट अपनी अगली नस्ल में ना जाने दें। कम से कम 4-5 चीज़ें तो हम कर सकते हैं। वॉक एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करा सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स से जान छुड़ा सकते हैं, फ्रोज़न फूड्स को अवॉइड करवा सकते हैं, उसके अलावा फास्ट फूड को अवॉइड कर सकते हैं। मैं फास्ट फूड से मना बिल्कुल नहीं करती, इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है कि फास्ट फूड इज़ समथिंग। फास्ट फूड का मतलब क्या है? फास्ट, जल्दी फूड खाना, जल्दी रेडी होने वाला खाना। घर पे रेडी कर लीजिए, ज़रूरी नहीं कि आपने बाहर से ही लाना है। घर पे आप क्या नहीं बना सकते? बर्गर की फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्या आप उसका बन नहीं घर में बना सकते? बाहर से आपको बन मैदे का मिलता है, घर पे आप आटे का बना लीजिए, सेफेस्ट ऑप्शन है। बाजरे का बना लें, मकई का बना लें, ट्राई समथिंग डिफरेंट। क्रोसॉन्ट्स हैं, क्या घर में नहीं बन सकते? पैटीज है, घर पे नहीं बन सकता। आपकी जो है ये ब्रेड मिलती है, जो चिकन ब्रेड मिलती है, क्या वो घर पे नहीं बन सकती? बन सकती है। किसी चीज़ की रेसिपी जो है आपको चाहिए, मुझे बताएं, मैं आपको आज दे के जाऊँगी कि किस तरह से आप उसको घर पे बना सकते हो। बर्गर के बन बना लीजिए, चिकन की पैटी घर पे बना ले, सिंपल चिकन ले, थोड़े से मसाले उसमें डालें, उसको जो है आप अपने कबाब जैसे घर में बनते हैं वैसे ही बना लें। सलाद पत्ता ले लें, खीरा, टमाटर, गोभी ले लें, उसको अलाइन करें अपने बन के ऊपर और एक ज़बरदस्त बर्गर रेडी है। अपने बच्चे को खिलाएं, खुद खाएं। फ्राइज़ खाने हैं, ना खाएं आलूओं के, हमें आदत पड़ी हुई आलूओं की, ठीक है। छोटे बच्चों में शकरकंदी के फ्राइज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराएं। शकरकंदी के फ़ायदों की अगर हम बात करना शुरू करें तो मेरा नहीं ख्याल कि 1 घंटे से पहले मैं उसको छोड़ सकती हूँ कि शकरकंदी के इतने फ़ायदे हैं, वो इंट्रोड्यूस करा दें। पिज़्ज़े की अगर मैं बात करती हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने आज तक ये बात की है कि मैम पिज़्ज़ा इज़ अ फुल डाइट, चिकन, ऑलिव्स, उसके ऊपर आप देखें ना, मीट पोर्शन, कार्ब्स पोर्शन, फैट पोर्शन, हर पोर्शन तो कवर हो रहा है। ओके, लेट्स फिगर इट आउट कि पिज़्ज़े के जो हम सेफेस्ट ऑप्शन है वो कैसे सेफेस्ट है। मैदे की डो आ रही है, नीचे कार्ब्स आ गए, ठीक है, नो डाउट। ऊपर चिकन आ गया, पहले सॉस आ गई, पिज़्ज़ा सॉस लगा लेते हैं पहले जी, पिज़्ज़ा सॉस आ गई, ऊपर चिकन आ गया, उसके ऊपर मशरूम्स आ गए, ऑलिव्स आ गए,
टमाटर आ गए, अगर शिमला मिर्च हम वो फजीता बना रहे हैं ना तो वो आ गए, थोड़ी सब्जियां डाल लेते हैं, कॉर्न डाल लेते हैं, सेफ तो है। लेकिन हमने जब उसको बेक कर दिया, सेफ फिर भी है, पिज़्ज़ा भी है, मज़ेदार भी है, ऑप्शन भी अच्छा है, तो पिज़्ज़े का नुकसान क्या है, कोई मुझे बता सकता है? मैं ही बताऊं? ओके, पिज़्ज़े का नुकसान जो है वो यहाँ आता है मैदा। सबसे पहले तो मैदे में हमने ईस्ट डाली, मैदा सबसे ज़्यादा जल्दी आपके जो है ना कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में नहीं आता, ये आपके रिफाइंड कार्ब्स में आता है। यानी रिफाइंड कार्ब्स का मतलब होता है आपने खाया और कुछ देर बाद आपको फिर से भूख लग जाएगी। प्रोटीन पोर्शन की जो रिक्वायरमेंट है एक पर्सन की डेली बेसिस की, वो 20 to 25% है। मैं बाकी मील्स की बात नहीं करी, बाकी मील्स में फॉर एग्जांपल आपने 10% अपना जो है वो प्रोटीन पोर्शन कवर कर लिया है। एक पिज़्ज़े का स्लाइस आप मैक्सिमम एक खा लेंगे, दो खा लेंगे, 2 पिज़्ज़ा के स्लाइसेस पे मैक्सिमम चिकन की टॉपिंग्स कितनी आएंगी? 2 क्यूब्स, 3 क्यूब्स, चलो 4 क्यूब्स, मैक्सिमम 5 लगा लेते हैं। प्रोटीन का पोर्शन मीट नहीं हुआ। चीज़ आई, चीज़ को हमने ऑलरेडी मेल्ट कर लिया, हो गया, इट्स अ वेरी गुड, आपका प्रोटीन अच्छा आ गया, गुड, प्रोटीन पोर्शन हमने कवर कर लिया। वेजिटेबल्स को हमने जब ओवन में बेक किया, हमने उनको ओवर कुक कर दिया, उनके सारे न्यूट्रिएंट्स वेस्ट कर दिए। मशरूम्स अक्सर बर्न हो जाती हैं, ऑलिव्स बर्न हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि फिर दूसरी चीज़ फ्रोज़न चिकन डल रहा होता है, नुकसानदेह। जो बाहर से हम पिज़्ज़ाज देते हैं, मैक्सिमम जो डोज होती हैं वो 3-3, 4-4 दिन पुरानी बनी हुई पड़ी डोज होती हैं। तो वो डो कितने दिन पुरानी है, उसके अंदर कितने सारे बैक्टीरियाज प्रोड्यूस हो चुके हैं, हमें कोई पता नहीं है। क्या वो बर्तन भी साफ़ हैं या नहीं, हमें ये भी नहीं पता जिनमें पिज़्ज़ा बन रहा है। सो डू इट एट होम, घर पे बना लें पिज़्ज़ा। टॉपिंग्स और वो सारी चीज़ें सेम रखें, नीचे जो बेस है उसको मैदे की बदल के आप आटे की कर दीजिए, थिन क्रस्ट बना लें। थिन क्रस्ट वैसे भी बड़ा मज़े का बनता है और उसको बना कर खाएं। और पिज़्ज़ा, अगर देसी पिज़्ज़े की बात करूं तो आजकल तो मौसम भी आ गया है जिसको हम मिस्सी रोटी, मुझे तो उसका नाम पता है, बाकी मुझे नहीं पता कि अगर उसको कुछ और कहते हैं या नहीं। मिस्सी रोटी क्या है जी? आटा लीजिए, उसके अंदर अपने सारे, आपने मुस्कुरा दिया, लगता है आपका दिल कर रहा है उसको खाने पे आपने उसके अंदर प्याज डालने, टमाटर डालने, ग्रीन मिर्चें डालने और उसको आटे के अंदर गूंद के अपनी रोटी बनाकर खा लें। दैट्स द बिगेस्ट पिज़्ज़ा। अपने बच्चे को अगर आप इंट्रोड्यूस ही वो पिज़्ज़ा करा रहे हो तो उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों में से कौन कौन है जिसने साग जो है इस सीज़न का खा ली है? मकई की रोटी, मकई की रोटी नहीं खाई। बाजरे की किसी ने खाई है? कोई खाता है? जौ की कोई वो खाता है, दलिया या जौ की वो बना के? दैट्स वेरी गुड। लेकिन आप ये देखें कि हम जो है वो अपनी बॉडी में वैरायटी ऑफ फूड्स को इंट्रोड्यूस होने की इजाज़त ही नहीं देते। हमें क्या पसंद है? रोटी चावल, बस खा लिए, ख़त्म, स्टोरी फिनिश। मैंने मकई की रोटी पूछा, सिर्फ एक हाथ मेरा ख्याल है तकरीबन खड़ा हुआ कि जी हमने मकई की रोटी खाई है। मकई की अगर हम बात करें, ठीक है, उसका पहले डिसएडवांटेज बता देती हूँ फिर फ़ायदे बता देती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जहाँ आप किसी को फ़ायदा बताते हो उसका नुकसान साथ ज़रूर बताना चाहिए। अगर किसी को गैस का इशू है तो वो मकई की रोटी ना खाए, क्योंकि ये बादी होती है, गैस कॉज करती है। लेकिन अगर आप इसको सुबह नाश्ते में खा रहे हो तो पूरे दिन में आप इसको गैस को क्योर कर सकते हो। और अगर आप मकई की रोटी के साथ गुड़ का इस्तेमाल कर लेते हो तो आपकी वो जो गैस है आप उसको भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। वैरायटी आटों की, अच्छा मैं एक वो इंसान हूं जो मल्टीग्रेन आटे के बड़ा अगेंस्ट चलता है। पूछना नहीं चाहेंगे कि क्यों? हो सकता है मैंने ना बताना, पूछ तो लें। मैं मल्टीग्रेन आटे के अगेंस्ट इसलिए चलती हूं क्योंकि एक टाइम पे मैंने पहले कहा एक चीज़ इंट्रोड्यूस करानी है। मल्टीग्रेन में हमने बहुत सारे आटों को भी मिक्स कर दिया, सारे न्यूट्रिएंट्स मिक्स एंड मैच हो गए। माइट बी मेरी बॉडी को वो सब सूट करें, आपको ना करें, आपको ना करें, हो सकता है आप सबको कर जाए। तो एक टाइम पे अगर आप एक फूड को बॉडी में डालेंगे ना, बॉडी को डाइजेस्ट करना आसान होगा, उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना आसान होगा, अपने हेल्थ बेनिफिट्स उससे लेना जो है वो आसान होगा। लेकिन अगर आप मल्टीग्रेन लेते हैं, मल्टीग्रेन के अंदर आजकल जो आता है उसमें सिंपल आटा वीट का डाला जाता है, मकई का डाला जाता है, बेसन डाला जाता है, थोड़ा सा मोरिंगा डाला जाता है, और उसके साथ साथ अक्सर देखा जाता है कि जो आटे के वो परसेंटेजेस होते हैं उसमें अलसी भी एडेड होती है। वेरी गुड, अच्छी चीज़ है, अलसी ज़रूर खानी भी चाहिए, ऐड ऑन करनी भी चाहिए। लेकिन क्यों ना ऐसा हो कि हम ऐसे डिवाइड कर लें, एक रोटी आटे की सुबह खा लें, एक डिफरेंट आटे की, यानी मकई की सुबह खा ली, वीट की दोपहर को खा ली, रात को कोई और चीज़ खा लें। अपनी बॉडी में वैरायटी जो है वो देना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब अगर मैं कह दूँ ये सुबह घर से जाते हुए नाश्ता जो है वो आप ब्रेड का करके जाते होंगे, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि 95% हमारी जो आवाम है ना वो ब्रेड का नाश्ता करती है। अंडा, ब्रेड, दूध बहुत फेमस चलता है, बनाना आसान, खाना आसान। और कुछ टाइम पहले तक ये कंसिडर किया जाता था कि वो फ़ायदेमंद भी है। अंडा अमेजिंग, परफेक्ट, बहुत फ़ायदेमंद है, पूरे न्यूट्रिएंट्स आपको देता है। ज़रूर, नो प्रॉब्लम। दूध बहुत फ़ायदेमंद है, आपकी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स और वो जो है वो एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में करवा रहा होता है, एक हेल्दी बेनिफिट्स आपको दे रहा होता है, ठीक है। लेकिन इस ब्रेड सेफ? क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, जो ब्रेड है अगर आप उसको देखें कि ब्रेड की कॉम्पोजिशन क्या है, मैदे से बनती है, ईस्ट उसके अंदर डाली जाती है और उसको बेक करके हम अपनी जो बेकरीज हैं और मार्केट्स हैं वहाँ पे जो है वो इंट्रोड्यूस करा देते हैं। उसकी एक्सपायरी डेट कभी किसी ने पढ़ी है? क्या एक्सपायर होने से पे घर पे से फेंकी भी है? एक्सपायरी डेट देख के खरीद तो लेते हैं, लेकिन एक्सपायरी डेट पे फेंकते नहीं है, तो एक्सपायरी डेट देखने का फायदा? खुद सोचे ना, आपने एक एक्सपायरी चीज़ अपनी फ्रिज में खुद रखी हुई है, उसके अंदर जो मोल्ड्स हैं यानी उसके जो नुकसानात हैं, बैक्टीरियाज की प्रोडक्शन है, वो खाली ब्रेड में नहीं होती, वो आपकी पूरी फ्रिज में होती है। आपकी फ्रिज में जो चीज़ पड़ी होगी वो ख़राब हो जाएगी। आपने कभी ये देखा होगा, गर्मियों में आपकी मदर्स कहती हैं दूध में से खरबूजे की स्मेल आ रही है, फ्रिज में रख दिया था, अब दूध में से आम की खुशबू आ रही है। क्यों आती है? अगर फ्रिज जो है हमारी वो इतनी सेफेस्ट हो कि वो अपनी ऑडोर को कंट्रोल कर सके, यानी उसकी जो स्मेल है उसको कंट्रोल कर सके, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में ऐड करने से रोक सके, जब वो नहीं कर सकती, कोई सालन अगर आपने 2-3 दिन पुराना अपनी फ्रिज में रखा हुआ है तो वो बाकी चीज़ों को भी ख़राब कर देगा, क्योंकि अंदर बैक्टीरियाज प्रोड्यूस हो जाएंगे। दोपहर के बने हुए चावल जो हैं वो रात को खाने का कितना मज़ा आता है। खाते हो ना, यूनिवर्सिटी से जब जाते हो 5-6 बजे पहुँचे हो, दोपहर के चावल बने हुए हैं, रात को खा रहे हो। आपको पता है यहाँ पे बहुत सारी रिसर्चेस की गई हैं जिनमें ये बताया गया है कि चावल, पका हुआ चावल जो है वो किसी भी फॉर्म में, बिरयानी है, पुलाव है, 6 घंटे के बाद उसके अंदर बैक्टीरिया प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। किसी को पता है ये बात? लेकिन एक और मज़े का एलिमेंट बताती हूँ। जब एक दिन आपने चावल बॉईल किए और खाए, उस दिन वो आपके इंसुलिन के लेवल्स को बढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप उनको एक अच्छे वे में स्टोर करके फ्रिज में रख दो और अगले दिन वही चावल खाओ तो वो आपके इंसुलिन को नहीं बढ़ाते। क्यों? यार पूछे भी तो सही ना, क्यों? ऐसे मैं बोर हो जाती हूँ। हाँ, वेरी गुड, पूछे कि क्यों। जो बात मैं कर रही हूँ उसका एविडेंस मैं दे के जाऊँ कि क्यों मैं वो बात कर रही हूँ, उसके क्या रीजंस क्या हैं, क्यों मैंने ये टॉपिक किया है, क्यों मैं उसकी डिस्कशन करना चाहती हूँ। आपने अगर चावलों को अगले दिन लिया है, उसका जो स्टार्च कंटेंट होता है, चावलों में स्टार्च, आलू में स्टार्च बहुत हाई होता है, अगर आप स्टार्च कंटेंट को रेफ्रिजरेट कर देते हो इन अ प्रॉपर मैनर, प्रॉपर वे, तो वो स्टार्च कंटेंट कम हो जाता है। आपकी जो शुगर, इंसुलिन उसने राइज करनी थी एकदम जाके, वो नहीं करती। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि शुगर बंदे को क्यों होती है, डायबिटीज़ जिसको हम कहते हैं, चीनी खाने से? नहीं, पैनक्रियाज में इंसुलिन कम होने लग जाती है, वो प्रोड्यूस कम करता है इंसुलिन। अच्छा, और कोई रीज़न हो सकती है? या जो ग्लाइकोजन होता है उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, और आपने डायबिटीज़ पे रिसर्च की है, वेरी गुड, यू नो आपको उसके डीप इंसेंटिव्स या जो चीज़ें हैं वो पता हैं, लेकिन हमारे आम जुबान में चीनी खाता है इसको शुगर हो जाएगी, सुना है, सबने सुना है, तो चीनी किसी ने छोड़ी है? क्यों? डायबिटीज़ से डर नहीं लगता? डरो यार, डायबिटीज़ बड़ी बुरी बीमारी है, उससे बचो। अब डायबिटीज़ अगर शुगर खाने से नहीं होती, चीनी खाने से नहीं हो रही, तो फिर कैसे हो रही है? पैंक्रियाज ने ठीक है इंसुलिन बनाना बंद कर दिया, लेकिन वो ना बनाने का कोई रीज़न तो होगा। पैंक्रियाज क्यों बंद कर रहे हैं? पैंक्रियाज का एक हार्मोन है इंसुलिन, वो उसको रिलीज़ कर रहा है, तो वो उसको क्यों बंद कर रहा है, क्यों रोक रहा है? मे बी ऐसा है कि हमारे जो बाकी फूड्स और बाकी ये चीज़ें हैं जिनमें शुगर है, हम उसका बहुत ज़्यादा इंटेक करें कि पैंक्रियाज को भी आदत होगी कम इंसुलिन प्रोड्यूस करने।
दैट इज़ अ गुड रीज़न, हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपकी अगर ब्लड स्ट्रीम में, योर पॉइंट मैं वही पिक करके आगे चलूँगी, अगर आपकी बॉडी को या आपके जो ब्लड लेवल्स हैं उनको आदत है कि उनमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शुगर आ रही है, तो बाय द टाइम, ये जेनेटिक्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों की जो जीन्स हैं उनमें शुगर प्रोड्यूस होना ऑलरेडी कम हो जाता है। एंड उसका मेन रीज़न यही आता है कि ब्लड स्ट्रीम, पैंक्रियाज एंड ऑल ऑफ द स्टाफ। लेकिन अगर आप ये देखो कि आप अगर चीनी खाना बिल्कुल बंद कर देते हो तो शुगर लो भी तो हो जाती है, एकदम से ऐसे चक्कर आने लग जाते हैं, चक्कर आने लग जाते हैं और आप उनको देखते हो कि आपने जो है वो शुगर नहीं ली, आप वीकनेस फील कर रहे हो, डिजीनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। तो अगर आप डेली बेसिस पे शुगर इनकॉर्पोरेट करना चाहो तो वो कौन से शुगर्स हो सकती हैं? हेल्दी शुगर जो हमारे फ्रूट्स वगैरह में होती है। वेरी गुड, फ्रूट्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और ब्राउन शुगर, उसके अलावा वेजिटेबल्स में आ जाएंगे पोटैटोस और भी बिल्कुल ठीक है, अ वेरी गुड ऑप्शन, पोटैटोज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। आपने ब्राउन शुगर कहा है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वाइट शुगर और ब्राउन शुगर में आज सच कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है? ये सिर्फ एक मिथ हमने बनाई हुई है, जैसे वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ कलर का फ़र्क है वाइट और ब्राउन में। सेम इज़ द केस वाइट शुगर, ब्राउन शुगर। आपके घर में ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं ओके अगर आप गुड़ यूज़ करना चाहते हैं, मीठा यूज़ करना चाहते हैं, तो गुड़ को इस्तेमाल करें बजाय कि ब्राउन शुगर्स और इन चीज़ों की तरफ हम जाएं। गुड़ नेचुरल अगर मिल जाए तो सबसे बेहतरीन है, यानी बाहर से आपको कोई पता हो कि इसने बनाया है, वहाँ से खुद पिक कर लें। अदरवाइज़ अगर आपको कहीं और से भी मिल रहा है और आपको पता है कि वो प्योर है तो उसको ज़रूर यूज़ करें। जिन बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी खून की कमी, चेहरे का पीला होना, वीकनेस होने लग जाना बॉडी में और एनीमिक होने लग जाते हैं, अगर वो डेली बेसिस पे ऐड ऑन करते हैं अपनी डाइट में गुड़ को, तो वो बहुत हद तक अपने एनीमिया को ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, ठीक है? खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर औरतों में बात करूं तो एनीमिया जो है वो उनमें भी होता है, जब वो प्रेगनेंसी की तरफ जाती हैं उस स्टेज में बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे में अगर वो एनीमिक ही बच्चा पैदा करती हैं तो बच्चे में बहुत सारी डिजीज़ जो हैं उनको हम देखते हैं कि वो आ रही होती हैं। तो उनको ट्रीट करने के लिए बजाय हम बाद में स्टेप्स लें, क्यों ना हम पहले से ही प्री प्लानिंग करके चलें। हम सबको पता है कि हमने इस एक स्टेज से लाइफ में ज़रूर गुजरना है, तो वाई नॉट हम उसके लिए आज से ही मेहनत करना शुरू कर दें, अपनी बॉडी के जो लेवल्स हैं उनको कंट्रोल करें। अगर आपको नहीं पता, आप एनीमिया का टेस्ट करा लें, अपने ब्लड टेस्ट कराएं, उसमें एनीमिया आपको पता चल जाएगा, आपके आयरन लेवल्स जो हैं वो कितने हैं, आपके आयरन लो हैं तो आप उनको इनटेक करना शुरू कर दो। आयरन को सिर्फ हम कह देते हैं, अच्छा कौन कौन ये समझता है कि अगर हम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो दे आर वेरी हेल्दी, और सप्लीमेंट्स हमारे जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबको बैलेंस आउट कर देते हैं? कोई भी नहीं यार, सप्लीमेंट्स बड़े अच्छे होते हैं, खाने चाहिए, मल्टीविटामिन्स खाने चाहिए। क्या अगर आपको कोई डेफिशिएंसी है तो वो पूरी हो सकती है? उस टाइम पे तो हो जाती है डेफिशिएंसी पूरी, लेकिन लॉन्ग रन में उसके काफ़ी डिसएडवांटेजेस। ओके दैट्स राइट कि हम उस टाइम पे उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रहे कि अगर आपने एक मल्टीविटामिन लेना शुरू किया है, फॉर एग्जांपल आयरन के लिए आप सप्लीमेंटेशन शुरू कर देते हैं, लेकिन वो डाइट आप नहीं लेते, यानी अपनी डाइट में आपने पालक नहीं डाली, आपने अपनी डाइट में फाइब्रस फूड्स नहीं डाले, ग्रीन्स नहीं डाले, उस मल्टीविटामिन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। 2-4 दिन तो ठीक है, आपको लगेगा कि हाय मेरे लेवल्स बड़े अच्छे हो रहे हैं, आई एम फीलिंग वेरी हेल्दी, वेरी एनर्जेटिक, लेकिन बाय द टाइम अगर आप वो अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे तो वो जो आपने मल्टीविटामिन ले रहे हो वो सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम है। डू ऐड योर फूड्स टू योर डाइट। अगर विटामिन सी के सप्लीमेंटेशन कर रहे हो अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए, स्किन को रेडिएंट, ग्लोइंग, खूबसूरत बनाने के लिए, तो विटामिन सी को अपनी बॉडी में इनकॉर्पोरेट भी करें। लेकिन कोई भी मल्टीविटामिन, कोई भी गोली इस तरह की 3 महीने से ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करनी। आपकी हमेशा एक जो तरीका होता है मल्टीविटामिन्स लेने का, वो क्या है? 2 हफ्ते इस्तेमाल करें, कम अज़ कम 2 हफ्ते उसके बाद इस्तेमाल ना करें, कम अज़ कम 2 हफ्ते यूज़ ना करें, और उसके बाद फिर 2 हफ्ते यूज़ कर लें, फिर छोड़ दें।
अगर आप रेगुलर लेना चाहते हो, बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हुई हुई है या आपकी बॉडी में वो डेफिशिएंसी है, तो आप उसको 3 से 4 हफ्ते इस्तेमाल करें और उसके बाद 1 महीने का या हफ्ते का कम अज़ कम 1 हफ्ते का गैप दें, फिर 1 हफ्ता ले लें, फिर महीने का गैप दे दें, फिर उसको शुरू कर लें। इस तरह से लेके चलेंगे तो आपकी बॉडी के लिए वो सेफ़ होगा, कोई भी आपको उसके डिसएडवांटेजेस जो हैं उस मल्टीविटामिन के नहीं होंगे। आप लोगों की साइड से कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कुछ अगर आप लोग पूछना चाहते हो, कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो डू लेट मी नो। ये दोबारा बता दीजिए क्या चीज़? कि सप्लीमेंट्स कितने ब्रेक के बाद? आपने अगर कोई भी सप्लीमेंट शुरू किया है, पहले आई वुड रिकमेंड कि 2 हफ्ते खाएं, 2 हफ्ते छोड़ दें, फिर 2 हफ्ते ले लें, 2 हफ्ते छोड़ दें। लेकिन अगर ज़्यादा डेफिशिएंसी है और आप 1 महीना उसको लेते हैं तो 1 महीना लेने के बाद कम से कम 1 वीक का गैप दें, फिर 1 हफ्ता खा लें और फिर 1 महीने का कम से कम गैप ज़रूर दें। ठीक है? और कोई क्वेश्चन है? यार आप तो बड़े क्लियर कट इंसान हैं, आप लोगों को कोई मसले मसाइल है ही नहीं। जी, वजन गेन करने के बारे में वेट गेन, ओके, अ वेरी नेग्लेक्टेड टॉपिक जिसको हम बड़ा कम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसलिए कि हमें लगता है कि शायद वेट गेन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जिनके लिए वेट गेन बड़ा मसला बना हुआ होता है। आप उनमें से एक हैं। ठीक है, वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। मेटाबॉलिज्म स्पीड अप होना कोई नुकसानदेह बात नहीं है, लेकिन आपको लोग ये कहते होंगे 4-4, 5-5 पराठे खाएं और अपना वज़न बढ़ा लें। वज़न तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसके साथ ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ बढ़ जाएगा। बजाय पराठे खा खा के अपना वज़न बढ़ाने के, कुछ हेल्दी खा के अपना वज़न बढ़ाएं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो फॉर मिल्क शेक्स, किसी भी फ्रूट का, जैसे आप ले लेते हो, मैं ये ले लेते हो, बनाना ले लेते हो, उसके अंदर दूध डालते हो, नट्स डालते हो, आप उसको ग्राइंड करके, खजूर, शहद, कोई भी चीज़ मीठे के लिए डाली जा सकती है, आप उसको डेली बेसिस पे लेते हो, तो आपका वेट गेन करने में एक अच्छी हेल्प वो कर सकता है। रीज़न ये है कि आपने जो वो मिल्क शेक में न्यूट्रिएंट्स डाले हैं, एक तो वो डेंस हैं, हेल्दियर हैं, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देंगे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी बॉडी में जो इंसुलिन के लेवल्स हैं वो उसको मेंटेन करने में, मैनेज करने में हेल्प आउट करेगी, बहुत जल्दी लो नहीं करेगी। अच्छा खाएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, एक्सरसाइज करें। ये आता है ना कि आप यहाँ पे हॉस्टलाइज हैं, ठीक है, यहाँ पे वो नेचुरल चीज़ें हैं जो हेल्दी चीज़ों को मिलती नहीं, तो यहाँ पे तो मिल्क शेक बना नहीं सकते, तो शॉप से लेंगे, तो शॉप से तो जारी बात वही चीज़ें नेचुरल। अच्छा देखो, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। मैं इस चीज़ पे ज़रूर बिलीव करती हूँ कि अगर आप ये कह रहे हो कि कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं है, आप नहीं कर सकते, बजाय इसके कि आप कुछ हेल्दी ना खाओ, कुछ बहुत बुरा या फास्ट फूड खाने से बेहतर है कि आप उसी फूड को उस तरह से ले लो, उसको अडेप्ट कर लो, कुछ बेहतर ही आ रहा है ना बॉडी में। वही बात जैसे मैंने 55% वाली पहले डिस्कस की, एटलीस्ट 55% तो बॉडी अटेन कर लेगी। दूसरा, एक्सरसाइज स्टार्ट करें, जंक फूड अवॉइड करें, फिजी ड्रिंक्स और ये चीज़ें जो आप पी के बड़े मज़े मज़े की आजकल कलरफुल ड्रिंक्स आती हैं जिनको हम एनर्जी ड्रिंक्स भी कहते हैं, खुदारा उनसे परहेज़ करें, सब परहेज़ करें। क्योंकि अगर हम बात करते हैं फिजी ड्रिंक्स की तो हम देखते हैं कि लिवर डैमेज होना बहुत 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 ज़्यादा कॉमन हो रहा है और उसके रीज़न्स जो हैं वो यही हो सकते हैं। और उसको अगर हम देखते हैं कि अगर आपने अपनी बॉडी में इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराना है तो अनार का जूस पी लीजिए, किसी फ्रूट का जूस पी लें, कोई हेल्दी चीज़ ले लें, अपनी बॉडी में डालें ताकि एटलीस्ट आपको कोई उसका फ़ायदा भी हो। और कोई क्वेश्चन है? और जो हमारा ब्लड प्रेशर है, सॉरी, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ओके जी। मैम एक्चुअली मेरे जेनेटिक्स में थोड़ा ओबेसिटी की चीज़ है, पर मैं अभी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए, मैं डाइट भी कर रही हूँ, लाइक बाजरे की रोटी, जो एक्सरसाइज, वॉक, सारा कुछ साथ चल रहा है, पर नीचे नहीं आ रहा, वो एक जगह स्टक है अभी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि प्लीज़ अच्छे खाने को डाइटिंग ना कहा करें, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है ऑनेस्टली। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, मैं सबकी बात कर रही हूँ कि अगर हमें हेल्दी फूड हम खा रहे होते हैं ना तो हमें लगता है कि हम जो है ना वो डाइटिंग कर रहे हैं। डाइटिंग उसको ना बोलें। वेट स्टक हो जाने के बहुत सारे डिफरेंट रीजंस होते हैं। वेट स्टक होने का ये रीज़न हो सकता है कि आपकी कैलोरीज जो हैं वो आप उतनी ही ले रहे हो जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आपने उनको कम नहीं किया। अब कैलोरीज इन द फॉर्म ऑफ क्या ले रहे हो वो टोटली डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एप्पल खाया, एप्पल में ऑलमोस्ट 60 to 90 के दरमियान हम कैलोरीज काउंट करते हैं, ठीक है।
एक खीरा आपने खाया, उसमें 10 कैलोरीज हैं। खीरा और सेब दोनों ही फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं। नाउ द चॉइस इज़ योर्स, आप 10 वाली कैलोरीज दिन में 4 बार ले लो, 5 बार ले लो, या एक बार आप उसको खा लो। आई एम नॉट सेइंग कि एप्पल इज़ नॉट हेल्दी, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दी है कि कैलोरीज को कैसे बैलेंस आउट कर सकते हो, किस तरह से चल सकते हो। अगर हम बीपी की बात करते हैं, बीपी होता क्या है? बीपी ये होता है कि आपके ब्लड जो लेवल्स हैं वो या तो बहुत ऊपर जा रहे होते हैं या बहुत नीचे जा रहे होते हैं, ठीक है। इसका रीज़न आपका स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, जिसमें भी आप जा रहे हो वो मेजर रीज़न हो सकता है। नंबर 2 रीज़न इसका ये हो सकता है कि आपकी जो डाइट है उसमें आप सॉल्ट इंटेक जो है वो बहुत हाई ले रहे हो और आपकी बॉडी में पोटेशियम के लेवल्स जो है वो बहुत कम है, ठीक है। अब अगर आप ओवर दी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप रहते हो, बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहते हो, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं, डिप्रेशन है, तो ब्लड प्रेशर ही हाई होगा। अब ब्लड प्रेशर को अगर मैं ये कहूँ कि इट्स अ साइलेंट किलर, तो ये गलत नहीं होगा। ब्लड प्रेशर से आपको बाकी तमाम जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होगा, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, आपके लिवर को डैमेज करना, आपकी किडनीज़ को डैमेज करना, किडनीज़ को डैमेज करना, आप अपनी पूरी बॉडी का एक मैकेनिज्म जो है उसको तबाह कर लेंगे। बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं चलता कि उनको बीपी का इशू है। हम जैसे बात करते करते एकदम हाइपर होकर लड़ने लग जाते हैं, वो भी ब्लड प्रेशर का हाई होना ही है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम अपनी डाइट में डेली बेसिस में तुख मलंगा ऐड कर सकते हैं, वो बहुत हद तक कंट्रोल करता है। इसके अलावा हम जितनी भी ये बहुत ज़्यादा बाज़ार से मिलने वाली सॉल्ट हाई इनटेक फूड्स होते हैं उनको कम कर सकते हैं। दही का या लस्सी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, कम अज़ कम दिन में 10 से 15 ग्लास के दरमियान अगर पानी पीते हैं तो अपने ब्लड प्रेशर को हम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जी, और कोई क्वेश्चन है किसी का? जी मैम आपने जैसे कहा था कि मल्टीग्रेन आटा जो है उसका यूजेज कम करना चाहिए। मेरी मदर का शुगर है उनको, पेशेंट है, शुगर की पेशेंट है वो, तो वो वीट खाने से शुगर हाई हो जाती है, तो वो क्या करें? उसमें जो जवार, मकई, मतलब कि 4-5 किस्म के आटे यूज़ कर रही है, 7 चौकर की, ठीक है। ठीक है। अच्छा देखो, अगर आप दिन में एक बार ले रहे हो ना तो इट्स सेफ, लेकिन अगर आप ये कहो, फिर ये ना करें कि हफ्ते के 7 दिन 3 टाइम वो ये खाएंगे तो ऑफकोर्स नुकसानदेह होगा, ठीक है। वो ऐसे कर लें, ऑल्टरनेट कर लिया करें। जैसे हफ्ते में 7 दिन है, 3 टाइम यानी 21 बार खाना खाना है उन्होंने, ठीक है। उन 21 टाइम को डिवाइड कर लें, 21 में से 7 बार ये खाना है, 7 बार ये आटा खाना है, 7 बार ये चीज़ खानी है। जब ऐसे डिवाइड करके चलेंगी तो चीज़ें डिवाइड भी हो जाएंगी, उनकी बॉडी में सारी चीज़ें एंटर भी होना शुरू हो जाएंगी और जो है वो उनकी जो तबीयत है वो भी ठीक रहेगी। और कोई सवाल है? अच्छा, मुझे तो आप लोगों के साथ बड़ा मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। हम इस सेशन को जो है वो अब वाइंड अप करते हैं और आई होप कि आप लोग जो है वो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करोगे और आगे जो है वो लोगों के साथ आप इसको शेयर भी करोगे। जो जो आपको चीज़ें सीखने को मिली, मुझे सिखाने को मिली, आप लोगों से सुनने को मिली और मुझे बड़ा अच्छा लगा मिलके। सो सी यू गाइज़, और फिर इस पे डिस्कशन अगर मौका मिला तो ज़रूर करेंगे। ओके, मेरा नाम ज़ैनब गोंदल है। आप मुझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक कहीं पे भी सर्च आउट कर सकते हो और देख सकते हो। मैं वीडियोस जो है वो अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोस्ट करती रहती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।